वायरिंग में डिफॉल्ट है चल आज जो चैप्टर करना है वो करना है कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। यही था। यस ठीक है। मुस्कान को भी पता नहीं चल रहा कि कितने यूनिट हो गए। दो बची है, एक ये और एक और। ठीक है। जाग जाओ नींद से। चलो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ी थी? क्या होती थी? ये लायबिलिटी क्या पढ़ा था? में और में नॉट अराइव, यही होती थी कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जो किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक ऐसे इवेंट पे डिपेंड करेगा जो इवेंट में और मे नॉट हैपन। समझ रहे हो? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। वो एग्जांपल है ए ने बी के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, अगर तेरा घर जल गया तो। अगर तेरा घर जल गया तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 लाख रुपए देने का, और वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है? एक ऐसे अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है। अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है जो कि मे और मे नॉट हैपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो बात को? घर जल भी सकता है या फिर नहीं भी जल सकता है। ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये हुआ तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि ए ने कहा कि 1 लाख रुपए मैं तेरे को दूंगा अगर घर जल गया, नहीं जला तो क्या बी देगा ए को? ऐसी कोई शर्त नहीं हुई है। शर्त सिर्फ क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्या हुआ है? ए ने बी को कहा है कि 1 लाख रुपए दूंगा अगर घर जला तो, लेकिन नहीं जला तो सिर्फ इतनी सी बात है कि 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, रिवर्स वाली चीज नहीं होती है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अच्छा, जिस इवेंट पे ये डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उस इवेंट को हम बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोलते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ इवेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ इवेंट। क्योंकि भाई देखो ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके साथ जुड़े हुए इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। घर जलेगा तो पेमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ऑब्लिगेशन रहती है एक पार्टी की और दूसरे के पास राइट रहता है वो पैसा लेने का। अब मान लो अगर घर जल जाता है और उसके बाद ए मना कर देता है कि भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए नहीं देता, तो क्या बी कोर्ट में जा सकता है? बोलो। यस, बी कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट के दरवाजे बी के लिए खुले हुए हैं कि जो प्रॉमिस ए ने किया था उसको वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा अगर वो इवेंट हुआ तो। समझ रहे हो? तो यानी कि कोर्ट में जाने का मतलब क्या है? ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके बन रहे हैं ये एक तरीके से क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। वैलिड है तभी तो कोर्ट के रास्ते खुले। ठीक है। आपको ये कॉन्टिंजेंट इवेंट किसी के जैसा लग रहा है? जी। अभी हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है जिसका टेस्ट नहीं हुआ, तुमने तैयारी भी नहीं की होगी, जिसको तुमने हाथ भी नहीं लगाया होगा। याद आ रहा है ये किसके जैसा है? कुछ तो याद करो, उस वर्ड को याद करो। ये हमारे अंदर ही था। मैं भी वाला वर्ड मुझे आता था ये। नहीं मैम आता नहीं, मतलब मैंने बोल दिया था। वो कुछ
इसके जैसा नहीं है, यस लेकिन फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग तो अलग है, नाम भी अलग है। ये दोनों लगते एक जैसे हैं बट इनमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस ही कराऊं। हाँ ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है जो मुस्कान बताएंगे। ठीक है, इनके बीच में सबसे पहले डिफरेंस करा देती हूँ, उसके बाद कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है, तभी आप वैगरिंग को थोड़ा सा हटा पाओगे अपनी नजरों से। मैम अगर पेपर में यहाँ पे जो ऐसे उसमें जो डिफरेंस लिखना हो तो कोई ऐसे लिख सकते स्पेलिंग में? क्या लिखोगे? स्पेलिंग अलग है। नहीं, ये डिफरेंस वैलिड नहीं है, स्पेलिंग अलग है। ठीक है, हमने चलो मैं लिख देगा पीछे कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर है। मैम ये क्या ही ऐसे वैसे से पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता तो दिया। कॉन्टिंजेंट एंड वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देखो। सबसे पहला मीनिंग, हमें ना स्पेलिंग contingent contract is a contract to do or not to do something। भाई या तो पैसे दिए जाएंगे या पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो टू डू में मतलब 1 लाख रुपए देना, और नॉट टू डू के मतलब 1 लाख रुपए नहीं देना। तो टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू कोलैटरल इवेंट, विद रेफरेंस टू कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट क्या है? घर का जलना। ठीक है, इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, समझ रहे हो? उस चीज के होने या ना होने पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि हमने 1 लाख रुपए देने हैं या नहीं देने हैं। ये होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैगरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। देखो एक बात, एक चीज और भी ध्यान रखना, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वैगरिंग एग्रीमेंट। अब ये बताओ मुझे क्यों? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता था? एनफोर्सेबिलिटी का याद आ रहा है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ क्या डिफरेंस होता था कि एग्रीमेंट में हम एनफोर्सेबिलिटी मिलाते थे, तो क्या बनता था? तो क्या वैगरिंग एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नो मैम। अब आगे समझ में? यस। तो ये तो मेजर डिफरेंस है। तो वैगरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। वैगरिंग एग्रीमेंट क्या है? एक प्रॉमिस है टू गिव मनी और मनी इज वर्थ, भाई कुछ पैसा या पैसे की जैसी चीज देना। ठीक है, विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट। उस पे हम कोलैटरल इवेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ये तो हमने मीनिंग लिख दिया। भाई इवेंट के होने या ना होने पर जो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पैसा देंगे या कोई चीज देंगे, उसको हम बोलते हैं वैगरिंग एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल का मतलब अगर हुआ तो ए देगा और अगर नहीं हुआ तो बी देगा। ऐसी चीज किसमें होती थी? वैगरिंग में। क्या कॉन्टिंजेंट में ऐसी चीज होती है? नहीं। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वैगरिंग में होती ही होती है। समझ रहे हो? यहाँ पर मे नॉट यूज किया गया है, मतलब हो भी सकती है ना। मे का मतलब क्या होता है? कि होने के चांसेस भी हैं। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होते हैं जनरली, लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है भाई, बारिश हुई तो मैं तुझे दूंगा, नहीं हुई तो तू मुझे देगा, ये ऐसा वैगरिंग में होता है। लेकिन कॉन्टिंजेंट में अगर बारिश हुई तो मैं तुझे दूंगा, नहीं हुई तो मैं तुझे नहीं दूंगा, उल्टे का कोई कंसेप्ट नहीं है। अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट किसमें होता था? वैगरिंग में, और वो कोर फैक्टर होता था, उसी के ऊपर डिपेंड करती थी बात। लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट कोलैटरल होता है, सेकेंडरी होता है। समझ रहे हो? कॉन्टिंजेंट इवेंट में वो चीज सेकेंडरी इवेंट है, लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट में हमारा सारी बात ही उसी पे डिपेंड होती थी। मतलब वो कोर फैक्टर होता था, प्राइमरी फैक्टर ही हमारा अनसर्टेन इवेंट होता था, जिसपे हमारा पैसा देना निर्भर करता था। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या अब मुझे बताओ, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वैगरिंग इन नेचर। जरूरी नहीं है सारे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैगरिंग हो, लेकिन वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉन्टिंजेंट होंगे। यस, समझ रहे हो? वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली कॉन्टिंजेंट इन नेचर, क्योंकि वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टिंजेंट के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलो
इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है ए और बी, उनका क्या इस इवेंट में इंटरेस्ट होगा? यस, कॉन्टिंजेंट इवेंट में, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में उनका इवेंट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वेगरिंग में कोई इंटरेस्ट होता है नहीं। मेन इंटरेस्ट होता है पैसे के ऊपर। वो तो बस एक कुछ भी साइड में एक ऐसा इवेंट रख लेते हैं कि भाई ये हुआ तो पैसा दिया जाएगा, नहीं हुआ तो तू मुझे देगा, ऐसा ही था ना। तो हमारा कोई, अब जैसे आईपीएल में पैसा लगाया, जबकि आईपीएल में कोई इंटरेस्ट नहीं है सामने वालों का, उनका इंटरेस्ट सिर्फ किस चीज में है कि उसके जीतने या हारने पर मेरे पैसा डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का इंटरेस्ट कोलैटरल इवेंट में होता है, लेकिन वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, वेगरिंग एग्रीमेंट्स में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। लॉस एंड गेन की म्यूचुअलिटी का मतलब एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, ऐसा किसमें होता है? हाँ जी, कंटिजेंट कंटिजेंट में होता है ऐसा? बताओ। वेगरिंग में होता है। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। वेगरिंग में तो रेसिप्रोकल है, भाई एक जीतेगा दूसरा हारेगा, वहां तो पॉसिबिलिटी है ही है कि भाई मैच जीता तो उसको पैसे देने हैं, यानी कि ए हार गया, और मैच मतलब हार गया तो बी जीत गया, यानी कि एक जीतेगी पार्टी और दूसरी पार्टी हारेगी। लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हारने और जीतने का कोई कंसेप्ट है? अगर घर जला तो बी का फायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं जला तो बी का फायदा नहीं होगा। आपस में एक दूसरे की कोई जीत हार है? नहीं है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा वैलिड है और कौन सा वॉइड है? कॉन्टिंजेंट वैलिड है और वेगरिंग वॉइड है, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गए और ये पेपर में आ जाते हैं। हाँ, वेगरिंग, हाँ, तो वो चाहे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वेगरिंग एग्रीमेंट्स आर नॉर्मली क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, तो वो भी आ जाते हैं वॉइड्स, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब हमने पढ़ना है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अच्छे एग्जांपल बता देती हूँ जिससे आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय हिज हाउस फॉर 5 लाख इफ ही इज एबल टू सिक्योर टू बैंक लोन फॉर दैट अमाउंट। ए ने बी को क्या कहा कि मैं तेरा घर खरीद लूंगा, कितने में? 5 लाख। लेकिन कब? अगर मेरा लोन सैंक्शन हो जाता है तो। ए ने क्या कहा? भाई मैं तेरा घर खरीद लूंगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे को बैंक लोन सैंक्शन कर देता है तो मैं तेरा घर खरीद लूंगा। यहां पर किस पे डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट? ये वाले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्ट। भाई घर तभी खरीदा जाएगा जब बैंक लोन सैंक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? कोलैटरल। देखो पार्टीज का इंटरेस्ट होगा ना इस चीज में, भाई ए को तो जरूरत है लोन की, जिसको घर खरीदना है, तो ए का तो प्रॉपर इंटरेस्ट होगा कि भाई मुझे लोन मिल ही जाए। इंटरेस्ट का मतलब भाई ए चाहता होगा ना कि लोन मुझे सैंक्शन हो जाए, तो ए का यहाँ पर इंटरेस्ट है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किस पे डिपेंड करता है? इस कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर लोन सैंक्शन हुआ तो मैं आपका घर खरीद लूंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो कोलैटरल इवेंट है ना, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस नहीं होना चाहिए और कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसका एग्जांपल एक क्लियर करती हूँ, वहां पे भी आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये भी तो कॉन्टिंजेंट है। देखो, एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना तो ये इवेंट आपका परफॉर्मेंस होनी चाहिए और ना ही नॉर द होल ऑफ द कंसीडरेशन, ना ही ये कंसीडरेशन होना चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जांपल सुनना,
ए ने बी को जो 1 लाख रुपए देने का कहा था, अगर बी का हाउस जल जाता है तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हियर द बर्निंग ऑफ बीज हाउस इज नीदर अ परफॉर्मेंस और ना ही कंसीडरेशन। यहाँ पे घर का जलना ना तो परफॉर्मेंस है, भैया खुद थोड़ी जलाओगे उसको जाके 1 लाख रुपए लेने के लिए, ऑब्वियस सी बात है ना। 1 लाख रुपए लेने के लिए आप घर को खुद तो नहीं जलाओगे, ठीक है। तो ना तो ये परफॉर्मेंस है और ना ही ये कंसीडरेशन है कि भाई 1 लाख के बदले में मैं तेरे को घर जला के दे देता हूँ, ये कंसीडरेशन थोड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लायबिलिटी ऑफ ए अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट या कोलैटरल इवेंट, ठीक है। अब एक और सुनना है एग्जांपल। ए ने एग्रीमेंट किया टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी इफ हर वाइफ सी डाइज। ए ने बी को कहा मैं तुम्हारे नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दूंगा अगर उसकी वाइफ मर जाती है। और मार देते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी कितनी है? अच्छा काम कर रहे हैं। हर वाइफ तो उसकी होगी क्या, वो भी लड़की लड़की की होगी, वाइफ कैसे हो सकती है? लड़की होगी ना। पागल है तू, ये तो सही कह रही है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है। ये कैसे हुआ है? मैं मिस कर लूं। मिसप्रिंट होगा और मिसप्रिंट है, ठीक है। नहीं सर, मैंने यही पढ़ा है हमें। हाँ मैंने पढ़ा A है। agrees to transfer his property to B if his wife C dies। अगर उसकी वाइफ मर जाती है तो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। तो ये एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके मरने पे डिपेंड करता है। तो दिस इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन शी डाइज, है ना। कोई लोग पत्नी किसी से मर रही है, तो किसी से मर ही रही है। चल कोई बात नहीं, मैं आपको सिंगल ज्यादा अभी ना हम शादी भी करवाएंगे बस किसी की आदमी ने तंग होकर बनाई है वो बहुत तंग होकर बनाई है वो। चलो, essentials of a contingent contract। essentials क्या है, मतलब contingent contract के अंदर क्या एलिमेंट होने चाहिए। The performance of contingent contract would depend upon the happening or non-happening of some event or condition। अभी तक यही तो बढ़ते आ रहे हैं कि आपके collateral event पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लिया, A promised to pay 50,000 to B if it rains on 1st of next month। अगर अगले महीने की 1 तारीख को बारिश हुई तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। This is the contingent contract, ठीक है। अगर आपको पेपर में डाउट आए ना कि ये contingent है या वेगरिंग है, कैसे लिखना, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है कि अगर बारिश नहीं हुई तो बी ए को 50,000 देगा, तो दैट इज वेगरिंग, ठीक है। और अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है कि अगर बारिश नहीं हुई तो ए को नहीं देने, बी से कुछ नहीं लेना, ए को देने नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंफ्यूजन आए तो दोनों चीजें इस तरीके से लिख देना कि सामने वाले को पता लगे हमारे बच्चों को आता है, ठीक है। दोबारा समझाओ, देखो ध्यान था तेरा। हाँ कहाँ था ध्यान। बता ए ने बी को कहा था कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा अगर 1 अक्टूबर को बारिश आई तो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बात को स्टॉप कर दिया। अब हमें तो नहीं पता ना कि ये भी प्रॉमिस हुआ है या नहीं कि अगर बारिश नहीं आई तो क्या होगा। दो चीजें हो सकती हैं, अगर बारिश नहीं आई तो या तो बी वापस ए को देगा, भाई आई तो ए ने बी को देने थे, नहीं आई तो बी ए को देगा, या फिर नहीं आई तो पेमेंट ही नहीं होगी। भाई ए ने कहा था बारिश आई तो 50,000 रुपए दूंगा, नहीं आई तो नहीं दूंगा, समझ रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ए को बी को पेमेंट नहीं करनी है। तो बताओ ऊपर वाले को मैं क्या लिखूं, वेगरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि वहां पे रेसिप्रोकल वाली बात हो गई कि भाई नहीं आए तो बी को देने हैं। और दूसरे वाले में हम क्या लिखते हैं, अब समझ में आ गया अच्छे से। ये ना मेरा फेस डिटेक्ट करता है कि मैम कौन सी लाइन पे जा रही है, पहले मुंह तो कर देता है, फिर मैं जब देखती हूँ ना तब यस या नो इसका डिपेंड करता है। चलो, द इवेंट रेफर टू एज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो इवेंट आपका होना चाहिए वो कोलेटरल इवेंट होना चाहिए। जैसे
इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। द इवेंट शुड नीदर परफॉर्मेंस नॉर कंसीडरेशन, ना तो परफॉर्मेंस होना चाहिए, ना कंसीडरेशन होना चाहिए, ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एग्जांपल, ए ने एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 100 बैग ऑफ व्हीट ट्रांसफर करूंगा, तो बी ने एग्रीमेंट किया कि जब आप मुझे दोगे गेहूं का बैग तो उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने कहा कि मैं तेरे को गेहूं की बोरी भेज रहा हूँ, उसने कहा जिस दिन गेहूं की बोरी मेरे पास लगेगी मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। नहीं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सिर्फ एक कंडीशन है कि भाई मैं तुझे पेमेंट तब करूंगा जब गेहूं की बोरी मुझे रिसीव हो जाए। यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। The contract is a conditional contract, not a contingent contract, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इवेंट है जिसके ऊपर बी की ऑब्लिगेशन बनाई गई है वो कोलैटरल नहीं है। भाई बी ने कहा था ना पेमेंट तब करूंगा जब गेहूं की बोरी मिल जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही तो था गेहूं की बोरी, तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए कोलैटरल इवेंट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल। Similarly, where A promises to pay B 1 lakh rupees if he marries C. A ने B को कहा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू C से शादी कर ले तो। हमें नहीं चाहिए 1 लाख। डिपेंड करता है सी कैसा है। अच्छा, A ने B को कहा 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू C से शादी कर लेता है तो। ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कंडीशनल है ये भी। भाई सी से शादी करेगा तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अनसर्टेनिटी इसलिए इसमें कोई मतलब ये ध्यान रखो कि वो जो कोलैटरल इवेंट है, कोलैटरल इवेंट क्या है? शादी करना। वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है या नहीं है? है ना, जुड़ा हुआ तो है। भाई शादी होगी तभी पैसे दिए जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल है। ए ने एग्रीमेंट किया कि भाई मैं तेरे को स्विमिंग पूल बना के दूंगा, ठीक है, 2 लाख रुपए में। तो बी ने कहा कि मैं तेरे को पेमेंट तभी करूंगा जब स्विमिंग पूल पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पेमेंट सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है? स्विमिंग पूल के पूरा होने पर। और स्विमिंग पूल की जो पूरा करना, कंस्ट्रक्शन करना, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है। चलो अब आता है कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। सिर्फ इच्छा नहीं होनी चाहिए, भैया प्रॉमिस कर रहे हो तो आप पे भी करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर मेरे मन किया तो। भाई अगर मेरी मर्जी हुई तो बताओ, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तेरा मन हो ना हो तो आपकी विल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। भाई मेरी इच्छा हुई, मेरा मन हुआ तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पर कोलैटरल इवेंट क्या है? मन होना। तो कोलैटरल इवेंट आपका विल नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। हेलो, हाँ जी, मैं आपसे क्लास के बाद बात करूँ। वैसे मना ही है ना, क्योंकि नहीं, मैं खुद ही देखूंगी। मैं नहीं आइडिया दे सकती, फिर छोटा उसको। ठीक है, हाँ जी। 1 लाख रुपए उसने कहा था कि अगर उसका मन किया तो वो 1 लाख रुपए देगा। तो कोलैटरल इवेंट यहाँ पर मन का करना है, तो वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो कॉन्टिंजेंट तो कहाँ से ही बनेगा? भाई इच्छा में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता हुआ आया है? नहीं। भाई कुछ तो प्रॉमिस करो ना, मैं तुझे ये दूंगा, तू बदले में मुझे ये देना, उसको तो हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे।
तो where the event is within the promiser's will but not merely his will, it may be a contingent contract. भाई आपकी इच्छा से आपने अमाउंट डिसाइड करो कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, अगर ये चीज हुई तो आपकी इच्छा से अमाउंट तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए कि भाई आपका मन किया तो आप इतना पैसा दोगे, है ना? तो आपकी विल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए ये चीज। एक और एग्जांपल है, ए ने प्रॉमिस किया बी को 1 लाख रुपए दूंगा अगर बारिश होती है 1 अप्रैल को, ठीक है? एंड ए लीव दिल्ली फॉर मुंबई ऑन अ पर्टिकुलर डे, और उस दिन ए जो है वो दिल्ली छोड़कर मुंबई चला गया, ठीक है? तो इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज एन इवेंट no doubt within A's will but raining is not merely his will। भाई ये तो contingent contract है कि बारिश होगी, तो क्योंकि बारिश उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, बारिश का होना तो एक अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर ये आपका contingent contract बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। आपका इवेंट कैसा होना चाहिए? अनसर्टेन होना चाहिए, भाई किसी की कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए वो चीज। आर्टिफिशियल बारिश नहीं कर सकते आप, ठीक है? भाई पैसा जिताने के लिए आपने क्या किया कि कुछ बादलों के ऊपर कोई ऐसी लगा दी जिससे आर्टिफिशियल बारिश हो जाए, तो वो आप नहीं कर सकते। तो आपका इवेंट कैसा होना चाहिए? अनसर्टेन होना चाहिए, आपके कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। ए ने एग्रीमेंट किया टू सेल हिज एग्रीकल्चरल लैंड टू बी आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर। भाई मैं तुझे एग्रीकल्चरल लैंड दे दूंगा, बेच दूंगा, अगर मुझे कलेक्टर से परमिशन बेचने की मिल जाती है तो। एज अ मैटर ऑफ कोर्स द परमिशन वाज जनरली ग्रांटेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज। भाई नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कलेक्टर के पास आप कुछ फॉर्म भाई फिल करो, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, तो आपको परमिशन मिल जाती है, ठीक है? सर्टेनिटी है ना ये, यहाँ पर अनसर्टेन है कोई चीज? नो मैम। नहीं ना, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नो मैम। ठीक है? तो it was held that contract was not a contingent contract as the grant of permission by the collector was almost a certainty। भाई 99% तो ये फिक्स था ना कि मिल ही जाएगी परमिशन, जनरली मिल ही जाती है फॉर्मेलिटीज पूरा करने पर, ठीक है? तो अगर ऑलमोस्ट सर्टेनिटी भी है उसकी, तो आपका वो इवेंट अनसर्टेन नहीं बनेगा, और अगर इवेंट अनसर्टेन नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्टिंजेंट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? Yes. रोहित ऐसे मत बैठ, समझ आ रहा है रोहित? पक्का? चलो, आप बड़े अच्छी चीजें आ रही हैं, दो पॉइंट इकट्ठे पढ़ेंगे। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट रिलेटेड रूल्स क्या हैं देख लो जरा। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, किसी इवेंट के होने पर जो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट एक बार पढ़ना, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। सेम पॉइंट लिखा हुआ है, एक में हैपनिंग लिखा हुआ है और एक में नॉट हैपनिंग। एग्जांपल सुनना, आराम से समझ आ जाएगा पॉइंट। एक एग्जांपल ऐसा है, ए ने बी को कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तू सी से शादी कर लेता है तो, ठीक है? लेकिन शादी करने से पहले सी की डेथ हो गई, शादी करने से पहले सी की डेथ हो गई, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। क्यों? किस वजह से? इम्पॉसिबिलिटी। वेरी गुड भाई, बी के लिए इम्पॉसिबल हो गया शादी करना, भाई लास्ट से शादी थोड़ी करेगा, है कि नहीं? पर्सन एग्जिस्ट तो करना चाहिए, ठीक है? अच्छा एक एग्जांपल में और भी दे देती हूँ, क्या हो गया? हाँ कुछ हुआ? सर्टिफिकेट आ गया, मार्कशीट आ गई, किसकी मार्कशीट? ऑफिशियल मार्कशीट मिलती है ना, हाँ वो आ गई। स्कूल से कौन था? अच्छा चलो सारे स्कूल। चलो ठीक है। मैं हाँ जी बच्चों,
अब ये पॉइंट सुनो, ठीक है। जैसे P ने Q को एक मतलब कुछ पैसे देने के लिए कहा था। P ने कहा Q को भी मैं तुझे पैसे दूंगा अगर ये पर्टिकुलर शिप जा रही है माल लेकर, ठीक है। अगर ये विद इन 1 मंथ वापस आ जाती है तो मैं तुझे पैसे दूंगा। समझ लो, अगर ये शिप विद इन 1 मंथ सामान पहुंचा के वापस आ जाती है तो मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के ऊपर हो गया, किसी चीज के हैपन होने पर। एक बार मैं नॉन हैपनिंग का एग्जांपल देती हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। नॉट हैपनिंग वाला एग्जांपल क्या है, P ने Q के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तुझे पैसे दूंगा इफ अ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न, अगर शिप वापस ना आए, अगर शिप वापस ना आए तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। अब मान लो वो 1 महीने में शिप वापस आ जाता है तो क्या P की कोई लायबिलिटी है? नहीं है। मेरा एग्जांपल समझ लो प्लीज। एक इवेंट का ध्यान करो, इवेंट किस चीज में पैसे की लायबिलिटी अराइज हो रही है। एक बार हैपनिंग ले लूं मैं, ठीक है, एक बार नॉट हैपनिंग ले लियो, नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो P ने Q को कहा मैं तुझे पैसे दूंगा अगर शिप कैसा होता है, हम बड़ा तो मान लेंगे आप शिप बोट ही बना दो, कोई बात नहीं है, झंडा ये बोट समझ लो, ठीक है। एक घंटा में वो झंडा बनाओ बीच में, ऊपर डेंजर वाला साइन भी होता है। अरे ठीक है यार, ये थोड़ी बना रहे हैं ठीक है। ये शिप बनाया, अगर ये शिप सामान पहुंचा के विद इन 1 मंथ धुआं तो रिटर्न आता है तो P Q को सब देगा। अगर ये रिटर्न आता है तो P Q को पैसे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर ये शिप 1 महीने के अंदर नहीं आता है तो मैं तुझे पैसे दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर शिप यहाँ पे वापस आ गया तो पैसे की लायबिलिटी बनती है? मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, एक बार सुन लो। यहाँ पर अगर शिप रिटर्न आ गया, वापस आ गया तो P की लायबिलिटी बनती है? बनती है ना? अरे नो क्यों कर रहे हो? कंफ्यूज करते हैं अपने में। ये पहले वाले एग्जांपल में रहो। P ने Q को कहा मैं पैसे दूंगा अगर ये शिप 1 महीने के अंदर वापस आ जाता है तो, ठीक है। और शिप वापस आ गया तो P की लायबिलिटी बनती है? यस, P के पैसे देने बनते हैं। अगर शिप के वापस आने के बाद P मना कर देता है तो क्या Q कोर्ट में जा सकता है? यस। पहला एग्जांपल खत्म। अब दूसरे पे आओ। P ने Q को कहा मैं तुझे पैसे दूंगा अगर शिप नहीं आता है तो। अब बताओ शिप नहीं आया 1 महीने में वापस, P की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर शिप 1 महीने के अंदर वापस नहीं आता है तो मैं तुझे पैसे दूंगा, और शिप 1 महीने के अंदर वापस नहीं आया तो P की लायबिलिटी बेगरिंग नहीं है। क्यों देगा? अरे बार एग्जांपल रिपीट कर, मैं समझाती हूँ आपने। सबसे पहली बात मैंने बताई थी, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं मिलेगा आपको। सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में ये था P ने Q को कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा अगर ये पर्टिकुलर शिप 1 महीने के अंदर वापस नहीं आता तो, ठीक है। बस अगर ये नहीं आता तो पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर ये शिप 1 महीने के अंदर वापस आ गया तो पेमेंट नहीं होगी। बताओ बात समझ में आई है? मतलब जिस कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, वो इवेंट हुआ तो लायबिलिटी बनेगी, वो इवेंट नहीं हुआ तो लायबिलिटी ये बात तो हम समझ गए थे कि एग्जांपल देन क्या चले मैं टाइम टेकिंग सोच रहा था। एक बार इसका सेकंड वाला एग्जांपल समझ लो, उसको समझ में आता है तुम्हें पढ़ने को। एग्जांपल नंबर 10 पढ़ो। Where P agrees to pay Q a sum of money if a particular ship does not return, वापस ना आए तो पैसे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल होगा? अगर आपका शिप डूब जाता है तो। नहीं आया ना तो तभी तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी लायबिलिटी अराइज होगी, समझ रहे हो? तो यानी कि शिप अगर डूब जाता है
लायबिलिटी अराइज होगी, लेकिन अगर शिप वापस आ जाता है तो P की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो where A agrees to pay sum of money to B if certain ship does not return, however the ship returns back. एग्रीमेंट हुआ था ना आने पर पैसे दूंगा, लेकिन शिप वापस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको कोई पेमेंट अब करनी नहीं है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। अब आता है थर्ड पॉइंट, a contract could cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event as impossible of happening. अभी ऊपर एग्जांपल लिया था कि A ने B को कहा था कि तू C से शादी करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, और C की डेथ हो गई, है ना, इम्पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पर। तो इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता था? वॉइड हो जाता था। अब एक एग्जांपल इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, वो क्या है, यहाँ पे सी की डेथ नहीं हुई, सी ने डी से शादी कर ली, हाँ, फिर कर दी। तो यहाँ पर भी तो इम्पॉसिबिलिटी हो गई। तलाक करवाओ। हाँ, पॉसिबल कब हो सकता है? जब तलाक हो जाए। तलाक हो जाए। ना करे तो कोई जबरदस्ती करवाएंगे। Where A agrees to pay B a sum of money if B marries C, लेकिन C ने किससे शादी कर ली? D से। तो यहाँ पर जो एक्ट था C का, उसने B के लिए इम्पॉसिबल बना दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को होना। लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है? If there is divorce between C and D। वो तो करवा देगा। हाँ, सुबह आना वो। फिर तो पता चलेगा। हाँ, the defendant promised to marry the plaintiff on the death of his father। अब एक बात सुनना, एक लड़की थी, उसको एक लड़के ने प्रॉमिस किया था, मैं तेरे पापा मर जाएंगे तो शादी करूंगा। इतना अच्छा नहीं हो अपने पापा की बात की जिसने, अच्छा पर मेरे पापा चले जाएंगे तब मैं तेरे से शादी करूंगा। तो इधर लाओ। घर वाले नहीं मान सकते, मेरा बाप नहीं समझता। ठीक है, हाँ, और यही हुआ, लड़की को ऐसे कहा उसने, लेकिन ना उसके पापा अभी जिंदा है और उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली। सही बात है, उसका पापा परेशान। ठीक है, पापा के जिंदा होते हुए भी उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली और लड़की ने केस डाल दिया था लड़के के ऊपर। ठीक है, लड़की ने केस डाल दिया था, तो इट वाज हेल्ड दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल दैट ही शुड मैरी द प्लेंटिफ एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू सू हिम फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, वो केस कर सकती थी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया था? इम्पॉसिबल बना दिया था। इम्पॉसिबल क्या बना, वो खुद ही नहीं जा रहा, क्या करें? ठीक है, तो यहाँ पर शी कैन sue him for the breach of the contract। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या था कि मेरे पापा के मरने पर मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन तूने तो उनके जिंदा होते हुए ही किसी और से शादी कर दी। लड़का समझदार था वैसे। समझदार था। पढ़ाई करो। अब दो ऐसे पॉइंट आएंगे जिनको फिर से हम इकट्ठे पढ़ेंगे, जरा देखो। Contingent on happening of specified event within fixed time, और दूसरा है contingent on specified event not happening within fixed time। फिर से शिप वाले एग्जांपल पे ही आ जाओ, वैसे मैंने स्पेसिफाइड टाइम वाला पहले करवा दिया है तुम्हें। ठीक है, उसमें एग्जांपल था 1 मंथ भूल जाओ, उसमें एग्जांपल था कि शिप वापस आया तो पैसे दूंगा, नहीं आया तो पैसे नहीं दूंगा। अब यहाँ फिक्स टाइम की बात है ना, तो विद इन 1 मंथ वापस आया तो पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। और यहाँ पर विद इन 1 मंथ वापस नहीं आया तो पैसे दूंगा, और अगर आ गया तो पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, फिक्स टाइम भी समझ में आ गया आपको? यस मैम। चलो, ए ने बी को प्रॉमिस किया था मैं आपको पैसे दूंगा इफ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड। कब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा, मतलब कब लायबिलिटी अराइज होगी? जब शिप वापस आ जाए विद इन अ ईयर। और कब ये वॉइड हो जाएगा? जब शिप वापस नहीं आए, वापस नहीं आया तो डूब जाएगा, जल जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, मतलब वापस ना आए बस। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, ए ने बी को कहा पैसे दूंगा अगर शिप वापस नहीं आता विद इन अ ईयर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल होगा? जब शिप डूब जाए या वापस नहीं आए। ठीक है, यस मैम। चलो, इन चीजों को समझ लेना, बहुत बार इन्हीं वाले पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन आता है
ये है सेक्शन आपके देखो 32 से लेकर 36, ठीक है। 32 था इवेंट हैपनिंग का, 33 था इवेंट नॉट हैपनिंग का, 34 है आपका जो आपका इम्पॉसिबिलिटी वाला, 35 है फिक्स टाइम वाला, 36 है आपका इम्पॉसिबल वाला, ठीक है। कॉन्टिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट शुरू से ही है। जैसे अगर सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, बात ये बताओ, ईस्ट से। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि अगर सूरज वेस्ट से निकल आए तो मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, है ना। तो ये आपके ये वाले हैं। इफ ए एग्रीज टू पे 1 लाख इफ सन राइजेस इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या है, वॉइड है। क्या है ये, वॉइड है। अच्छा, एक्स ने गाय को कहा 1 लाख रुपए देने के लिए अगर 2 स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज अ स्पेस, भाई 2 स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये आपस में मिल जाए तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग पागल मगर नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी है ना ये, पैरेलल लाइन जब मिलती है इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्या क्या साउंड माइंड नहीं थे। एक ग्राम समझ आ गया। तो ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 36। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लिटिल की बात कर सकते हैं बस। लिटिल मैं सब सुना लिटिल मतलब दवाई। हां आप समझ जाओ। हाँ, मैं लिटिल से ही समझ गई थी कि उसने इशारा किया। तो ये कहाँ से ये डायलॉग लाते हो, क्योंकि तुम्हारे वाले डायलॉग मैं कहीं और भी सुन लेती हूँ। लिटिल हाँ, दवाई मैंने सुना था। मैं मेरे स्कूल में लिटिल किसी और से सुना था। अच्छा, ये गाने गाने होते हैं। पंजाबी बोलते हैं हैं? लिटिल वाटर लिटिल नहीं मैम, ये गाने नहीं बनाते हुए होते हैं। लिटिल इंस्टा वगैरह चलाते हो? हाँ, कभी कभी रील्स वगैरह देख लिया। मेरे तो स्कूल में था मेरे को हाँ, आपकी आईडी होगी इंस्टा पे। हाँ, है ना। तभी मैं तो फोन चला चेक करो बताओ सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं कितनी पोस्ट मैं तो फोन चेक करें। आईडी जानने के लिए मैं क्लास में देखी तो मेरे फोन में है कि ठीक है मैं फोन में स्पेस भी तो होना चाहिए ना। बताओगे भी नहीं आप आईडी सो सैड मैं आज ना यहाँ पे अनाज के बाहर है ना, मैं आ रही थी ना, तब एक आदमी बाट का पत्थर लेके और एक पीछे बाट और बोल रहा आज मैं वो हूँ जो कोई नहीं। ऐसा क्या है वो उस टाइम के लिए अनसाउंड माइंड। सर खा रही चलो, अब आता है आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या आता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पहले भी पढ़े हैं। यस मैम। याद आ रहे हैं किसी को? यस मैम। क्या थे? कान को देखोगे वो बैठ के गार्डनर वाला नहीं, वो वाला जो जो छोटा क्या इट इज नॉट अ मैं तो सोच रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो मैंने कांटेक्ट की, मेरा पहले कांटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी हम अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, बेटी बिल्कुल। को गई। बच्चा खो गया था। आपकी बेटी को गई ना हाँ, और उसको तुम ढूंढ कर ले आए थे, ना चाहते हुए भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। सर लाए थे सर सर, ठीक है। ये जैसा फाइनल उस वाला। अच्छा, एक चीज और सुनना, एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके घर ना गलती से किसी और के घर, मान लो किसी ने कुछ, क्या कुछ अच्छा एग्जांपल देती हूँ, हाँ, एप्पल्स 5 किलो सेब किसी साथ वालों के घर पे किसी ने पहुंचाने थे, गलती से आपके घर पहुंचा। हाँ, अंशी जैसे बंदे थे, उन्होंने कहा हम तो खा जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने खा लिए हैं तो सेलर ने क्या किया, बिल आपके घर ही भिजवा दिया, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? भाई आपने गलती से दिए तो आपकी गलती, लेकिन खाए वो आपकी गलती, तो पैसे भी आपको भरने खाने पड़ेंगे। की चीज जरूर खाएंगे। अगर आपने गलती से कोई प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचा गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया है, तो कंज्यूम करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, आपको सेल की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा मैक्सिम है, वो क्या है सुन लो, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। किसी दूसरे के नुकसान पर आप अमीर नहीं बन सकते, ऐसे बनते हैं ठीक है। T a tradesman leaves goods at C's house by mistake। By mistake C के घर पे किसी ने सामान छोड़ दिया, C ने
मेरा ही सामान है, ले भाई यूज कर ले। अब सी को उस गुड्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही बन गया। जैसे सामान छोड़ा और आपने उसको यूज किया तो पेमेंट करने की लायबिलिटी अपने आप ही अराइज हो गई। इसी को हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मैम एक बात बताओ, हाँ जी। किसी ने किसी का सामान छोड़ दिया, उस टाइम पे बच्चे हैं छोटे-छोटे, मान लो 4-5 साल Minor। गलती अब उनको तो नहीं पता ना कि भाई सामान किसी का, उनको लगा तो कि पापा parents खा लिया, खा लिया तो उसके पेरेंट्स लायबल हो गए। कॉन्ट्रैक्ट और एंटर्ड पेरेंट्स उसमें करते ही नहीं है। अच्छा, 3 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे को छोड़ के कौन से पेरेंट्स जाते हैं? माइनर एजेंट की तरह पीछे किसी के पास छोड़ के आ रहा है, उसको घर पे अकेला नहीं छोड़ के आ रही मैं। तो वो माइनर एजेंट की तरह वर्क करता है ना क्या? माइनर अपने पेरेंट्स के एजेंट की तरह वर्क करता है ना। हाँ, बिल्कुल। बड़ा करो ऐसे कोई भी आएंगे। In the first place, such a right is always a right to money generally to a liquidated sum of money। ये फीचर्स हैं, मतलब एग्रीमेंट ना होते हुए भी, कॉन्ट्रैक्ट ना दिखते हुए भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे ही सामान आपके घर पे पहुंचा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यानी कि वहीं पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही मानते हैं। जैसे सबसे पहला, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। लाइन फिर से पढ़ रही हूँ। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन थे ये लोग? माइनर इनकैपेबल था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और अगर आपने माइनर को कोई नेसेसरी वाली चीजें सप्लाई करी हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में से आप ले सकते हो। वेरी गुड, उसकी प्रॉपर्टी में से वो पैसा रिकवरेबल वो उसके होगा। पापा की डेथ हो जाती है, वही एग्जांपल दिया था ना उसने। हाँ, बचपन में हाँ मौसम हो हाँ, जाता है। उसके फिनरल के लिए जो आपने पैसा उसको वही लगाया, हाँ, तो वो आप उसकी प्रॉपर्टी में से ले सकते हो। यहाँ पर एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। भाई आपके पास हक है ना उसकी प्रॉपर्टी में से लेने का, तो वो क्या बन जाएगा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप माइनर को सप्लाई कर रहे हो वैसे आप एक लुनेटिक पर्सन को भी सप्लाई कर सकते हो जो उस टाइम के लिए अनसाउंड माइंड था, वो भी इनकैपेबल है। उसको अगर आपने मान लो कोई नेसेसरी चीजें सप्लाई कर दी तो उसकी भी रिकवरी आप कर सकते हो। परमानेंट एंड साउंड। परमानेंट नहीं, टेम्परेरी लुनेटिक पागलपन को बोलते हैं। तो परमानेंट दो हो गया पढ़ते हैं ना। टेम्परेरी होगा, ठीक है। चलो, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन कौन होता है भाई? एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड में इंटरेस्टेड होता है? नो मैम। तेरा ये नो पता है कब बनता था? एक हस्बैंड एक वाइफ में इंटरेस्टेड होता है, यहाँ जोर से बोलते नो मैम। नहीं मैम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो हाँ कितनी बोलना टाइम चाहिए। से बोल रहे हैं तो आपने क्वेश्चन दिया तो चार दिन फिर वो इसकी दर्द भरी आवाज में इसके दुख झलक रहा था वो। लड़की इंटरेस्टेड नहीं होगी ऐसा अरे जो दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं ऐसा तो नहीं होता कि वो इंटरेस्टेड ना हो। होता है। बात तो होती है, आपने क्वेश्चन दिया भाई उनके पास कोई फाउंडेशन नहीं है इकट्ठे रहने की, अलग हो सकते हैं, वो ब्रेकअप कर सकते हैं। वो भावना क्या पता वो उसको ब्लैकमेल कर रहा हो अच्छा, या वो कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये उनका और वो इतने ज्यादा तुम एग्जांपल ढूंढते कहां से? वो ब्लैकमेल कर रहा हो उसको, और जन्म क्या पता मैं टाइम पास। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं कहलाएगी ना। ये बगल में ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत कम लोग करते हैं। इसको आप ही चलाएंगे। शादी की लिए तो अगर एक मिनट, एक लोन चुकाना था, गर्लफ्रेंड ने कोई लोन ले रखा था बैंक से। ट्राई तो सब करते हैं, वो बात अलग है, पास कोई नहीं होता। डिग्री कभी को नहीं मिलती। एग्जैक्टली, बैंक से लोन ले रखा था किसने? गर्लफ्रेंड ने, ठीक है। बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो उसने क्या किया? गर्लफ्रेंड के लोन की रीपेमेंट कर दी। अच्छा, हाँ जी, ऐसा नहीं होता है। तो क्या वो रीइंबर्स करवा सकता है? मैंने सुना नहीं था। क्यों नहीं सुना तुमने? मैं नहीं बोल रही हूँ। वो मैम प्लीज मैम दीवार वो पे कौन डिग्री कितनी की बात बात में इंटरेस्ट ले रहा था? वो डिग्री बता रहा था आपने। हाँ जी, रिइंबर्स करवा सकता है, यस, रिकवर कर सकता है। हाँ जी, क्यों क्या नहीं? कुछ कराया करे? अब एक एग्जांपल और वो पेमेंट करते फिर ब्रेकअप हो जाए दोनों फिर वही तो और ज्यादा रिकवर करेगा, तब तो केस और डाल देगा। इसमें तो साजिश है हैं? साजिश है। है। चलो, बी ने एक लैंड होल्ड कर रखी थी बंगाल में, ठीक है, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय अ जमींदार। एक जमींदार था एक, ठीक है, उसने एक लीज पे लैंड दे रखी थी बी को,
ठीक है। रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर। ए की जमीन थी, उसने रेंट पे दे रखी थी बी को। अब जमीन का ना रेवेन्यू पे करना होता है, तो ए की लायबिलिटी बनती है ओनर की गवर्नमेंट को। भाई हर साल जो तुम हाउस टैक्स कैसे पे करते हो, हाउस टैक्स मैं जरूरत कराता हूँ। ठीक है। तो रेवेन्यू की लायबिलिटी किसकी बनती है, ओनर की, जमींदार की। ठीक है। हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। उसने रेवेन्यू पे नहीं किया तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई उसका घर बेचने का एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि भाई ये घर बिकाऊ है। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेल विल बी द अनलमेंट ऑफ दीज लीज। मतलब अगर आपने घर एडवर्टाइजमेंट ऐसे निकाल दी कि घर ये बिकाऊ है, तो ऑटोमेटिकली उसकी लीज भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या किया उसने, जो किराएदार था उसके पास थोड़ा सा पैसा अरेंज हो गया, उसने इस सेल को रोकने के लिए क्या कर दिया, गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू का अमाउंट पे कर दिया। भाई तेरे बिहाफ में पे किया। लायबिलिटी किसकी थी, ओनर की। अगर किराएदार ने मकान मालिक के बिहाफ पर कोई पेमेंट किया तो क्या अब किराएदार का हक बनता है लेना, यस बनता है। A is bound to make good to be the amount so paid। अब यहाँ पर जो हमारा मकान मालिक है उसकी ड्यूटी बनती है, वो बाउंड है वो पैसा किराएदार को वापस करने के लिए। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना चाहते हुए भी। चल नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। नॉन ग्रेटिशियस का मतलब क्या होता है, जो नीडी चीजें होती है। देखो ग्रेटिशियस होता है नीडलेस चीजें, तो नॉन ग्रेटिशियस क्या हो जाएगा, नीडी चीजें, अपोजिट उसका। तो जरूरत की चीजों को अगर आपने एंजॉय कर लिया है तो उसकी पेमेंट आपको अब करनी पड़ेगी। मान लो कोई जरूरत का सामान हमने आपको पकड़ाया था, आपने उसको यूज भी कर लिया, तो आपकी लायबिलिटी बनती है उसकी पेमेंट करना। ठीक है, वही वाला है ये सेव वाला। गलती से कोई सामान किसी के घर पे आपने छोड़ दिया, ठीक है, और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो आपकी लायबिलिटी बनती है उसको पेमेंट करना। क्लियर है? एक एग्जांपल है इसमें केस लो का, वो क्या है सुन लो जरा। एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक है, के नाम का बंदा, वाज कंपल्सरीली रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट। भाई उसका टाइम हो गया था रिटायरमेंट का, तो उसको रिटायरमेंट लेनी ही थी, टाइम था उसका ऐसा। He filed a writ petition and obtained an injunction against the order। उसने भाई केस फाइल कर दिया, रिट पिटीशन फाइल कर दी, एक रिक्वेस्ट फाइल कर दी, अपील कर दी कोर्ट में कि भाई मुझे इंजंक्शन ऑर्डर चाहिए, मुझे एक तरीके से स्टे ऑर्डर चाहिए कि मुझे अभी रिटायरमेंट समझ लो नहीं लेनी है, या रिटायरमेंट को रोकने के लिए उसने वहां पर अपील डाल दी। ठीक है, ही वाज रीइंस्टेटेड। अब जब इंजंक्शन लग गया, रोक लग गई रिटायरमेंट वाले पे, तो रोक लगने का मतलब क्या है, वो अपनी नौकरी पे कॉन्टिन्यूअसली आता रहे। अब उसने क्या किया, फिर से वो जॉब में रीइंस्टेट हो गया एंड वाज पेड सैलरी बट वाज गिवन नो वर्क। उसको कोई काम नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसको सैलरी मंथली जा रही थी। ठीक है, एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट वेंट ऑन अपील। अपील वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। और बाद में जो ये अपील है किसके फेवर में डिसाइड हुई, गवर्नमेंट के फेवर में डिसाइड हुई। तो अब एक बात बताओ, जो सैलरी वो बिना काम किए अर्न कर चुका है, वो सैलरी उसको वापस करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। किसी ने मेरा गुम हुआ सामान लेके आया कोई वापस, ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इसमें बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर, जो ढूंढने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, भाई गुड्स को उस तरीके से रखे जैसे उसके अपने गुड्स हैं। बच्चा अगर मिला है तो उस बच्चे को ऐसे संभाल के रखना जैसा आपका खुद का बच्चा है। ये एक्सेप्शन है, किसी की बीवी गुम हो गई तो उसको ऐसे मत समझना अपनी बीवी, पानी बाहर आ जाएगा उसका, पी ले आराम से, ये तो आएगा यार बाहर। The finder of lost goods has to take proper care of the property as man of ordinary prudence would be like। भाई जैसे आप अपने सामान की सुरक्षा करते हो वैसे ही दूसरे के सामान की भी सुरक्षा करोगे। ये अप्लाई करके, ठीक है, जैसे आप अपनी वाइफ के ऊपर सुरक्षा कवच लगाते हो वैसे ही दूसरे की वाइफ पे भी लगा के रखना। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। आप उस गुड्स को बेच नहीं सकते किसी को जो आपको मिले हैं किसी को, ठीक है, और टू रीस्टोर द गुड्स इफ ओनर इज फाउंड। अगर उसका मालिक मिल जाए तो उसको वो सामान आपको वापस करना है। तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी
उसको अपना सामान समझ के यूज नहीं, अपना सामान समझ के उसकी प्रॉपर केयर करना। सेकंड, उस गुड्स को आप बेच नहीं सकते। थर्ड वन इज जैसे ही उसका ओनर मिले उसको सामान वापस दे। मैं सामान बोल रही हूँ यहाँ पे। अभी भी पानी पी रहा है क्या कोई? अभी तक तो मैं बारिश कर रही एग्जाम में देखूंगी ना चला एग्जाम्पल है, पी एक कस्टमर था डी की शॉप में। सुन लो भाई, बस नितिन, पी एक कस्टमर था डी की शॉप में आया, वो पुट्स डाउन अ ब्रोच बोन ऑन हर कोट। ठीक है, उसने कोट के ऊपर वो जो ब्रोच नहीं लगाते हम लोग वो पहना हुआ था और वो उसका डी की शॉप में गिर गया। ठीक है, एंड फॉरगेट्स टू पिक इट अप एंड मतलब उसको उठाना वो भूल गया। एंड वन ऑफ द डीज असिस्टेंट फाइंड इट, डी की शॉप पे एक असिस्टेंट था, उसको ये मिल गया एंड पुट्स इट इन अ ड्रॉअर ओवर द वीकेंड। उसने क्या किया, ड्रॉअर में रख दिया उसको। मंडे को इट वाज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग। भाई मंडे को पता चला कि कोई चीज गुम हुई है, तो डी वाज हेल्ड टू बी लायबल इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर व्हिच अ प्रूडेंट मैन वुड हैव बीन टेकन। यहाँ पर लायबिलिटी डी की बनती है कि जो भी भाई वापस लेने आए अपने सामान को वो उसको वापस करे। यानी कि जिसका ब्रोच गिरा था अगर वो मंडे को लेने आता है तो यहाँ पर डी की लायबिलिटी बनती है उसको ब्रोच वापस करना। आप ऐसा करते हो कई बार दुकान पे जाते हो अपना फोन भूल के आ जाते हो? मैं बोल रही थी इस वाली शॉप मैं तो सामान ही भूल गया। लड़कियों से पूछना चाहूंगी स्पेशली, मैं वही काम कर सकती हैं ऐसे, ये भूलने वाले। मैं भी करके आई थी। हाँ, फोन छोड़ गया। फोन नहीं मैं घर भी आ गई थी, पता भी नहीं था फोन नहीं है। मैं गौरव छोटा फोन आया था वहां से आपका फोन रह गया। अच्छा, ये तो दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो वापस से फोन कर भी रहे हैं कि आपका फोन रह गया है। अपने बैंक को मार रख के किसी मैंने को तो बैंक बैंक में अपना छोड़ दिया। अच्छा, आएगा तो मम्मी मैं तो भंडारा किसी को नहीं, फोन गायब हो गया, भंडारे में गई थी। अच्छा, फोन गायब हो गया। किसी जरूरतमंद ने ले लियो। वो चप्पल ये जैसा मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। ये याद है आपको मर्डर वाला एग्जांपल? भाई धमकी में अगर आपने किसी को कोई पैसा दिया है और अगर आपने उसका मर्डर भी नहीं किया तो वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। याद आ रहा है? यहाँ पे भी कोई वॉइड थोड़ी है, मतलब वॉइडेबल थोड़ी है। भाई अगर आपने वो पैसा एक्सेप्ट कर लिया तो आप भी गलत हो उसमें, फिर जिसने पैसा दिया है वो केस फिर वो सीधा आपको मर्डर ही कर देगा ना, उसको कोर्ट में जाने की जरूरत ही क्या है? हमारा ही कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज के लिए उसने आपको धमकी दी थी कि तेरे को उसका मर्डर करना है तो मैं तेरे को उसके बदले के पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, आपने पैसे भी रख लिए और काम भी नहीं किया तो बचोगे आप? वही बात है क्या? उसी को मार देंगे, मारने वाला है तो उसी को ठीक है। अच्छा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये बताओगे? पॉइंट्स खत्म हो गए आपके यहाँ पर। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण केस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड होता है, एक्सप्रेस होता है। वेरी गुड। इंप्लाइड और एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपका इंप्लाइड होता है यानी कि इम्पोज्ड बाय लॉ होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस होता है मतलब क्रिएटेड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टी। अपनी एग्रीमेंट खुद डिसाइड करते हैं वो। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल है? यहाँ पर एसेंशियल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। देखो यहाँ पर आपके वो थे क्या थे एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के? वो ऑफर होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये सब होता था। क्या ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीजें प्रेजेंट हो गया। चैप्टर रिकॉर्डिंग